आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को हल करना। इसमें देखिए, इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था अपन ने, उसमें कौन सी विधि सीखी थी? उसमें हमने सीखा था विलोपन विधि से हमने किया था। इसमें क्या है, अब जो विधि मिलेगी वो क्या है हमारी? वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि करने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दें, जब अध्याय मैंने स्टार्ट किया था उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप रैखिक समीकरण का, वो क्या होता है? a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या होता है? a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 बराबर 0। जहाँ पे a1 क्या है हमारा पहले समीकरण में x का गुणांक, और b1 है y का गुणांक, और c1 है स्वतंत्र पद या अचर राशि, और a2 है हमारा दूसरे समीकरण में x का गुणांक, b2 है दूसरे समीकरण में y का गुणांक, और c2 क्या है दूसरे समीकरण में अचर राशि या स्वतंत्र पद। अब देखिए, यदि आप यहाँ पे इनके अनुपात निकालें, यानी कि a1 बटे a2, और यहाँ पे b1 बटे b2 करें, और यहाँ पे c1 बटे c2, यदि आप इनके गुणांकों का अनुपात निकालते हैं, तब आपको तीन कंडीशन मिलेंगी, तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। पहली स्थिति तो ये होगी कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2। एक स्थिति ये हो सकती है कि तीनों अनुपात कैसे हों? बराबर। तो यदि तीनों अनुपात हमारे बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस रैखिक समीकरण के कैसे हैं? अनंतता अनेक हल। ये आपको अनुपात निकाल के पता चल जाएगा। अनंतता अनेक हल होंगे इन समीकरणों के, जो भी हमें दो समीकरण दिए होंगे। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन सकती है कि पहला अनुपात यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो, लेकिन तीसरे अनुपात के बराबर ना हो। एक ऐसा भी बन सकता है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा किसके? c1 बटे c2 का। तो इस कंडीशन में जो हमारे समीकरण के हल आएंगे वो क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। पहले ही बराबर नहीं मिलेंगे, अलग अलग मान मिल जाएंगे इनके। तो इस स्थिति में क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल। ठीक है, ये तो जब हम देखेंगे इनके अनुपात जो भी हमें समीकरण दिए रहेंगे, हम तो सबसे पहले व्यापक रूप यानी व्यापक समीकरण से इनकी तुलना करके किस किस के मान निकाल लेना है हमें? a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। फिर हम इनका अनुपात निकाल के देखेंगे कि यदि ये वाली ये स्थिति बन रही है, यानी अनंतता अनेक हल है समीकरण के, तब इस स्थिति में हमें समीकरण को हल नहीं करना है, सिर्फ बता देना है। ठीक है, यदि कोई हल नहीं है तब भी हमें इसको हल नहीं करना है। सिर्फ हम हल कब करेंगे इसके लिए? जब इसका एक और केवल एक अद्वितीय हल होगा। अब जब इसका हमें ये मान मिल जाएगा कि इसका क्या है, एक अद्वितीय हल है, तो इसके लिए हम x के लिए जो सूत्र लगाएंगे वो हमारा क्या रहेगा? देखिए, अब इसको x का यदि आपको निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम x वाले पद को यहाँ से क्या ढक लें। यदि x वाले पद को हम यहाँ पे ढक लें इसका, तो b1 c2, यानी यहाँ पे हमें फिर करना है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रिक गुणा। तो b1 c2 यहाँ पे हम लिख देंगे b1 c2 माइनस यहाँ से क्या आएगा? c1 b2, यानी कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं b2 c1 बटे, ये अचर राशि हो जाएगी। तो a1 b2 इसके बट्टे में जो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, 12 21 से भी याद इसको रख सकते हैं। क्या करना है? जब x का मान निकालना है तो x वाला पद आप ढक लेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे त्रिक गुणा b1 c2 माइनस b2 c1, और यहाँ पे जब बटे में आ जाएगा इसका a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब y के लिए जब आप निकालेंगे y का मान, तो y के मान के लिए क्या करेंगे? हम y वाला पद यहाँ पे आप ढक लेंगे, तो y के बाद यहाँ क्या आएगा? c1 a2, यहाँ से त्रिक गुणा करोगे जब c1 a2 माइनस a1 c2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? c1 a2 माइनस c2 a1 बटे, ये वाला हर दोनों में एक सा रहेगा, यानी कि a1 b2 माइनस a2
B1। चाहे तो आप 12 21 से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों पर, इनको हल करके देखते हैं, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बार और। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न में हमसे क्या बोला है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले जो हमें समीकरण दिए गए हैं वो पहला समीकरण क्या है, x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0, ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण जो दिया है वो है 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0, ये है हमारा समीकरण 2। सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि इन समीकरण 1 और 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, अब ये हमें तुलना इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें कौन से मान चाहिए, a1 b1 और c1 a2 b2 c2 के मान। तो समीकरण 1 की तुलना जब आप यहाँ करेंगे तो यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा गुणांक, यानी कि गुणांक क्या है हमारा 1। b1 यानी समीकरण 1 में y का गुणांक, y में किस चीज़ से गुणा है, ऋण का 3। और c2 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ऋण 3। इन मानों को हमें चिन्ह सहित लेना होता है गुणांक, आपने अध्याय 2 में ये सब सीखा है। ठीक है, यहाँ से a2 कितना मिलेगा हमें 3, ठीक है, b2 कितना मिलेगा ऋण 9, और c2 हमें कितना मिले, सॉरी ये c1 था, c2 हमें कितना मिलेगा ऋण का 2। अब यदि आप यहाँ पे देखें तो चूँकि a1 बटे a2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। b1 बटे b2 यदि आप निकालोगे तो कितना मिलेगा ऋण 3 बटे ऋण 9, काटोगे तो कितना मिलेगा 1/3। तीसरा c1 बटे c2 जब आप निकालोगे तो यहाँ से कितने मिलेगा ऋण 3 बटे ऋण 2, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 3/2। तो यहाँ से यदि आप देखो a1 बटे a2 बराबर कितना है 1/3, और b1 बटे b2 बराबर भी कितना है 1/3, यानी कि पहले दो मान तो बराबर हैं, जो कि a1 बटे a2 बराबर है किसके b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है किसके c1 बटे c2 के। तो इस स्थिति में क्या होगा, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अब यदि हल नहीं है तो इसके बाद हमें हल भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा समीकरण जो हमें दिए गए हैं, दूसरे में समीकरण दिए हमें कितना 2x धन y बराबर 5, ये है समीकरण 1। और दूसरा दिया है 3x धन 2y बराबर 8, ये है हमारा समीकरण 2। तो हमें क्या देखिए, तुलना करने के लिए हमें क्या चाहिए, बराबर में 0, या तो आप यहाँ इनको बराबर में 0 लिख लीजिए, नहीं तो इसको आप क्या चिन्ह बदल के भी लिख सकते हैं। तो हम इसको पहले 0 के बराबर में लिख लेते हैं, 2x धन y ऋण 5 बराबर 0, आसान हो जाएगा तुलना करने में। इसको नहीं देते हम समीकरण अपने, इसको दे देंगे 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ जब आप तुलना करोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, अब मैं वो पूरा नहीं लिख रहा, तो यहाँ तुलना करेंगे हम अपने व्यापक समीकरण से। तो a1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 2, b1 बराबर हमें कितना मिलेगा 1, और c1 बराबर हमें कितना मिलेगा ऋण 5, a2 कितना मिल जाएगा हमें 3, b2 हमें कितना मिल जाएगा 2, और c2 हमें कितना मिल जाएगा ऋण 8, ठीक है। तो अभी यहाँ यदि हम देखें a1 बटे a2, यदि हम यहीं लगा दें निशान तो ये कितना आ रहा है 2/3, ये कितना आएगा 1/2। पहला अनुपात ही बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसका b1 बटे b2। यदि पहला अनुपात बराबर नहीं आ रहा तो हमें फिर उसके बाद तीसरा देखना ही नहीं है, पहले ये दोनों अगर बराबर नहीं आ रहे, यदि ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम तीसरे पे जाएंगे। यदि हमें यहाँ से इतना मिल जाएगा इसके बाद हम उसको नहीं देखेंगे तीसरे को।
तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या बनी है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2, अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ से क्या करेंगे, इसलिए x बराबर है, x का क्या करना है हमें, x का मान जब निकालेंगे तो सूत्र भी बताया था, क्या बताया था, b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। यहाँ पे हम मान रख देंगे अपने, b1 कितना है हमारा 1, c2 कितना है ऋण 8, ऋण b2 हमारा है कितना 2, और c1 कितना है हमारा ऋण 5 बटे a1 कितना है हमारा, a1 है 2, b1 का मान कितना है, ये भी है 2, ऋण a2 हमारा है 3, और b1 हमारा कितना है 1। ये हमने रख दिए मान। अब हम इनको हल कर लेंगे थोड़ा सा। ऋण 8 का गुणा 1 में होगा तो ऋण 8, यहाँ पे ऋण 5 का गुणा ऋण 2 में होगा तो ऋण हो जाएगा धन 10 बटे, यहाँ पे 2 से 2 का गुणा होगा 4, और यहाँ 3 से 1 का होगा तो 3, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा कितना 1, यानी कुल मिला के हमें क्या मिल गया, इसका मान 2। अब ऐसे ही हम निकालेंगे बाय का मान, तथा बाय बराबर क्या होगा हमारा, c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ मान रख देंगे, c1 हमारा कितना है ऋण 5, a2 कितना है 3, c2 है हमारा ऋण 8, और a1 कितना है हमारा 2। ठीक है, अब इसका तो हम पहले ही हल कर चुके हैं, इसको हल करने पे हमें कितना मिला था 1, लिखो ना लिखो बराबर है, 1 का बटे में लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अभी हम मान रख रहे हैं तो हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ऋण का 15, और यहाँ से गुणा करोगे तो ऋण का 16, और ऋण का ये तो धन का 16, यानी कुल मिला के हमें कितना मिल जाएगा, बाय का मान 1। ठीक है, अतः x तथा बाय के अभीष्ट मान क्या क्या मिला है, x का हमें मिला है 2, व इसका कितना मिला है 1 है। ठीक है, ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न में जो हमें समीकरण दिए गए हैं, पहला समीकरण हमें क्या दिया है, 3x ऋण 5y बराबर 20, और दूसरे समीकरण में हमें दिया है 6x ऋण 10y बराबर 40। तो पहले हम इनको 0 के बराबर रख लेते हैं, तो 3x ऋण 5y बराबर ऋण का 20 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ से 6x ऋण 10y इसको करोगे तो ऋण 40 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, और ये हो जाएगा 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करना है, अपने व्यापक समीकरण से। तो यहाँ से हमें a1 कितना मिल जाएगा, a1 बराबर हमें मिलेगा यहाँ पे कितना 3, b1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा ऋण 5, और c1 बराबर हमें कितना मिलेगा ऋण का 20, a2 बराबर हमें मिलेगा 6, b2 हमें कितना मिलेगा ऋण 10, और c2 हमें कितना मिल जाएगा ऋण का 40। ठीक है, यही हम इनको कर लेते हैं, बट्टे का निशान लगा के देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ से 3 आएगा, 3/6 काटोगे कितना मिल जाएगा 1/2, यहाँ से 5/10 मिलेगा, तो काटोगे 1/2, यानी कि पहला दूसरा बराबर है। यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे 20 से 40 भी कट जाएगा 2 बार, यानी कि हमें यहाँ कितना मिल गया 1/2, 1/2, 1/2, सब बराबर मिल रहा है। तो चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ठीक है, यहाँ से यदि आप काटें तो 1/2, यहाँ से भी काटोगे तो 1/2, यहाँ से भी काटोगे 1/2, सबके मान क्या मिल रहे हैं 1/2, 1/2। ठीक है, तो तीनों मान बराबर हैं, तीनों के अनुपात बराबर हैं, इसलिए समीकरण निकाय के हल क्या होंगे, समीकरण निकाय का अनंत या अनंता अनेक हल है, या इसी को हम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यदि इसके अनेक हल हैं तब भी हमें इसको हल नहीं करना है, सिर्फ इतना ही बता के छोड़ देना है इसको। ठीक, अब इसके बाद चौथे प्रश्न पे चलते हैं। इसका लास्ट प्रश्न जो हमारे लिए है, इसमें क्या दिया है, चौथे प्रश्न में समीकरण जो हमें दिए गए हैं वो हैं x
ऋण 3/7 बराबर 0, ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 3x ऋण 3/15 बराबर 0, ये है हमारा समीकरण 2। अब जब आप यहाँ पे तुलना करेंगे, ठीक, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, a1 बराबर है कितना मिलेगा 1, b1 बराबर क्या मिलेगा ऋण 3, और c2 बराबर कितना मिलेगा, c1 बराबर कितना मिलेगा ऋण 7, a2 3, b2 ऋण 3 और c2 ऋण 15। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये कितना मिल रहा है 1/3, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये कुल मिला के हमें पहला ही और दूसरा मान बराबर नहीं मिल रहा है, तो ये हम सीधा लिख देंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अब बराबर नहीं है इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल है तो हमें इसको हल भी करना है, ठीक है। तो अतः x बराबर क्या है, x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। यहाँ पे मान रखेंगे तो b1 हमारा कितना है ऋण 3, c2 कितना है ऋण 15, b2 हमारा कितना है ऋण 3, और c1 जो है हमारा ऋण 7 है, ठीक। बटे में a1 हमारा कितना है 1, b2 ऋण 3, a2 कितना है 3, और b1 हमारा कितना है ऋण का 3। यहाँ पे यदि आप हल करोगे थोड़ा सा और, 15 थी 45, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 45, 7 थी 21, माइनस माइनस प्लस, और फिर से माइनस, तो माइनस 21 बटे यहाँ पे ऋण 3 का गुणा 1 में होगा तो ऋण का 3, और 3 का गुणा ऋण 3 में होगा तो ऋण 9, और फिर ये माइनस है तो कितना हो जाएगा धन का 9। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से आप घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना 24 बटे, यहाँ से घटाओगे तो कितना मिलेगा हमें 6, ठीक है। तो 6 से 24 कट जाएगा हमारा 4 बार, तो x का मान हमें कितना मिल गया 4, ठीक है। अब y का मान निकालना है तथा y बराबर क्या होगा हमारा c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1। अब यहाँ हम यदि मान रख दें तो c1 हमारा कितना है ऋण 7, a2 हमारा है 3, माइनस c2 कितना है ऋण 15, और a1 कितना है हमारा a1 हमारा है कितना 1 बटे, इसका मान हमने अभी कैलकुलेट किया था, इसका आया था 6, तो हम डायरेक्ट रख देते हैं, इसको ज़्यादा हल नहीं करेंगे बार बार। यहाँ से इनका गुणा करो कितना हो जाएगा ऋण का 21, यहाँ से ऋण ऋण धन हो जाएगा 15, 15 बटे। अब यदि इनको आप हल करोगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से ऋण का 6 बटे 6, यानी कि हमें y का मान क्या मिल गया ऋण 1। अतः x y के अभीष्ट मान क्या है, x का हमें मिला था कितना 4, और ये मिला है ऋण 1, ठीक। ये हमारे उत्तर हो जाए। अब दूसरे का पहला प्रश्न जो है इसमें हमसे क्या बोला गया है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहला जो समीकरण हमें दिया है दूसरे का पहला, वो क्या है 2x धन 3y बराबर 7, ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा हमें समीकरण जो दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2a है हमारा समीकरण 2। अब यदि आप यहाँ तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो यहाँ पे तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, a1 बराबर मिल जाएगा 2, b1 बराबर हमें मिलेगा 3, और c1 बराबर मिलेगा हमें क्या ऋण 7, और a2 बराबर हमें क्या मिलेगा a माइनस बी, b2 बराबर हमें मिलेगा a प्लस बी, और c2 बराबर हमें मिलेगा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक। ये हमारे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान हो जाएंगे। अब इसमें देखिए हमें निकालना नहीं है कंडीशन, इसमें उन्होंने पहले से दी गई है कंडीशन, क्या दी है इसमें कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, हमें a और b के मान इसमें निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि समीकरण निकाय के
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसलिए A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2 के। ठीक, अब यदि हम यहाँ मान रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 बटे A ऋण B बराबर 3 बटे A धन B बराबर ऋण 7 बटे ऋण 3 A धन B ऋण 2, ये हमें मिल जाएगा। अब पहले हम ले लेते हैं प्रथम दो पद, यानी कि इसको और इसको, प्रथम दो पद लेने पर तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A ऋण B बराबर A धन B। यहाँ से यदि आप त्रैक गुणा करेंगे, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा A प्लस B में, तो कितना आएगा 2A धन 2B बराबर 3 का गुणा यहाँ होगा तो 3A ऋण 3B। इसका हम पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो 3A ऋण 3B ऋण 2A ऋण 2B बराबर 0। तो यहाँ से 3A माइनस 2A कितना बचेगा A, और माइनस का 3B माइनस का 2B कितना हो जाएगा माइनस का 5B बराबर 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब अंतिम दो पद यदि हम यहाँ से उठाते हैं, ये अंतिम दो पद लेने पर, तो अंतिम दो पद लेने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं, 3 बटे A धन B बराबर 7 बटे 3A धन B ऋण 2। तो यहाँ हमने माइनस नहीं लिया इसमें, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपन ने यहाँ क्या लिया है 7 बटे 3A धन B ऋण 2। अब यहाँ पे जब आप त्रैक गुणा करोगे, 3 से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9A धन 3B ऋण 6 बराबर, यहाँ से इसमें गुणा करोगे तो 7A धन 7B। ठीक है, अब ए बी एक तरफ कर लेते हैं, संख्या हम बराबर में ले लेंगे, तो यहाँ से 9A धन 3B और ये इस तरफ आएगा तो ऋण का 7A और ऋण का 7B बराबर 6 इस तरफ आएगा तो ये धन का हो जाएगा। अब यहाँ से 9A ऋण 7A कितना बचेगा 2A, 3B प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस का 4B बराबर 6। अब यदि हम इसमें 2 से भाग दे दें तो क्या होगा, A ऋण 2B बराबर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4, देखिए ये दो समीकरण आपके पास आ चुके हैं। अब इसमें A का गुणांक बराबर है तो हम इसको सीधा सीधा घटा देंगे इसमें, यानी कि हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, अब विलोपन विधि लगाएंगे समीकरण 3 और 4 में। तो समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, जब भी हमें x के गुणांक मिलते थे हम घटाते थे, यहाँ भी हमारा A का गुणांक बराबर है तो हम घटा देंगे इनको, तो मिल जाएगा हमें आंसर। तो A ऋण 5B बराबर 0 और A ऋण 2B बराबर 3, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, A कैंसिल हो जाएगा, 5B और ये धन का 2B, तो और यहाँ पे क्या बचेगा ऋण 3, तो B बराबर हमें मिल जाएगा ऋण 3 बटा ऋण 3, यानी कि B बराबर हमें मिल गया 1। अब B का मान हम यदि यहाँ रख दें समीकरण 3 में, समीकरण 3 में B का मान रखने पर, यहाँ हम जब मान रखेंगे तो क्या होगा, A ऋण 5 और B का मान क्या है 1 बराबर 0, यानी कि A ऋण 5 बराबर 0, तो A बराबर हमें कितना मिल जाएगा 5। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। A का आंसर ये है और B का आंसर हमें यहाँ मिल गया था 1। तो यहाँ हम चाहो तो बता दें कि अतः A तथा B के अभीष्ट मान क्या हैं, 5 और 1 हैं। ठीक, अब इसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो हमें दिया गया है, इसमें हमसे बोला है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। वहाँ पे हमें कंडीशन दी थी अपरिमित रूप से अनेक हल, यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, कोई हल नहीं की। और समीकरण जो हमें दिए हैं वो है 3x धन y बराबर 1, ये है हमारा पहला समीकरण, और दूसरा है 2 के ऋण 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k
+1, ये है हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे हम जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तुलना करने पर हमें यहाँ a1 बराबर मिलेगा क्या 3, b1 बराबर मिलेगा 1 तथा ना लिखो इसको, c1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा ऋण का 1, और a2 बराबर हमें क्या मिलेगा यहाँ से 2 के ऋण 1, b2 बराबर हमें कितना मिलेगा के ऋण 1, और यहाँ से c2 बराबर हमें मिल जाएगा -2 के धन 1। ये हमारी मान हो जाएंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के। अब चूँकि समीकरण निकाय के हल क्या हैं, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यहाँ से मान रख देते हैं हम इनके, तो 3 बटे 2 के ऋण 1 बराबर 1 बटे के ऋण 1 बराबर नहीं है ऋण 1 बटे ऋण 2 के धन 1। अब यहाँ से यदि हम इन दोनों को ले लें, प्रथम दो पद लेने पर, ठीक, तो यहाँ से क्या होगा 3 बटे 2 के ऋण 1 बराबर 1 बटे के ऋण 1। यहाँ से 3 गुणा होगा, 3 का गुणा यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा 3 के ऋण 3 बराबर 1 का गुणा यहाँ होगा तो 2 के ऋण 1, ज्यों का त्यों। संख्या एक तरफ कर लेते हैं कि एक तरफ, तो 3 के ऋण 2 के बराबर ऋण 1, और ये इस तरफ आएगा तो धन का 3। यहाँ से हमारे पास क्या बचा के, यहाँ से क्या बचेगा 2, तो एक के का हमें यहाँ से मान मिल जाएगा, के बराबर कितना है 2। अब तीसरे प्रश्न में हमसे बोला है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो ये वाला प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आप करेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने चौथे प्रश्न में, जिनमें कुछ समस्याएं दी गई हैं, 5 प्रश्न हैं इसमें टोटल। फिर इसके बाद हमें पहले समीकरण बनाना है, फिर उनको हल करना है यदि उनका अस्तित्व हो तो, ठीक है। तो इनका मैं सिर्फ समीकरण बना के आपको दूंगा, बाकी आप उसको हल कर लेंगे अब, क्योंकि आप सीख चुके हैं समीकरणों को हल करना। विधि आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, बीजगणन लगाएं, विलोपन लगाएं या प्रतिस्थापन, ठीक है। तो पहले सवाल में हमसे क्या बोला है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो कि 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो कि 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तीसरा है सवाल, एक अपना कार वाला था, एक अपन ने पिछले वीडियो में किया था कौन सा, पुस्तकालय वाला, और एक है ये है छात्रावास का, ठीक है। तो छात्रावास का एक व्यय नियत है और शेष निर्भर करता है कि आपने कितने दिन भोजन किया है। चलिए, तो चौथे का पहला हम मान लेते हैं कि माना नियत व्यय x रुपये जो आपको देना पड़ेगा, और दूसरा पार्ट इसका क्या है प्रतिदिन वाला, तथा प्रतिदिन व्यय क्या है 22 रुपये, ठीक। ये हमने मान लिया। अब इतना मान लिया, अब इनने क्या बोला है कि एक छात्र ने कितने दिन 20 दिन भोजन किया और 1000 रुपये उसने अदा किए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ये फिक्स है, ये तो देना पड़ेगा, प्लस 20 दिन का जो इनने व्यय किया है वो अलग है, टोटल कितना दिया है इनने 1000 रुपये, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। दूसरी चीज़ क्या है, अब इनने क्या खाया, कितने दिन का खाना है बी का, 26 दिन भोजन किया, तो 26 तो ये फिक्स है, ये तो लगना है, प्लस 26 दिन का अलग से लगना है, बाकी इनने कितना दिया है 1180 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब चाहें तो आप चलो, इस थोड़ा सिंपल है, इसको यहीं कर लेते हैं, सिंपल से इनको घटा देना है, तो ये 3 हो जाएगा, घट जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 20 में से 26 घटेगा, यानी कि ऋण का 6y बचेगा, और यहाँ 1180 में से ये घटेगा, तो हमारे पास कितना बचेगा -180, तो y बराबर हमें मिल जाएगा ऋण 180 बटे ऋण 6, यानी कि कट जाएगा कितने बार 30 बार, यानी y का मान हमें कितना मिल गया 30।
बाय का मान यदि हम समीकरण 1 में रखते हैं, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 20 बाय कितना है 30 बराबर 1000। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 600 बराबर 1000। तो x हमें यहाँ कितना मिल जाएगा 400। यानी कि जो नियत व्यय है जो हॉस्टल का ये भोजनालय का है 400 फिक्स है, 400 आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद महीने जो भी आप खाना खा रहे हैं वहाँ पे उसका प्रतिदिन के हिसाब से कितना देना पड़ रहा है 30 रुपये। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न में हमसे क्या बोला है, दूसरे प्रश्न में हमसे बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम भिन्न मान लेंगे। एक भिन्न वाला सवाल भी हम कर चुके हैं। भिन्न में हम क्या मानते थे कि माना अंश क्या है x है तथा हर y है। ठीक, तब भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, तब भिन्न बराबर हो जाएगी x/y। अब इनकी जो कंडीशन है वो देख लेते हैं हम प्रश्नानुसार। पहला क्या है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घट रहा है यानी कि x ऋण 1/y बराबर ये कितनी हो जाती है 1/3। 3 गुणा करोगे तो कितना आएगा 3x ऋण 3 बराबर y, या फिर इसको व्यवस्थित कर लें हम 3x ऋण y बराबर 3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा हमें दिया गया है, दूसरी कंडीशन क्या है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब अंश में कुछ नहीं हो रहा है, हर में सिर्फ 8 जोड़े जा रहे हैं, तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/4। 3 गुणा करोगे तो 4x बराबर क्या मिलेगा हमें y धन 8। 4x ऋण y बराबर कितना मिल जाएगा हमें 8। ये हमारे समीकरण 1 और 2 हैं। अब 1 और 2 को आप हल कर लेंगे तो एक्स वाई के मान मिल जाएंगे। एक्स वाई के मान हमें कहाँ रखना है अपने, यहाँ पे जो हमने भिन्न मानी थी, तो हमें वो भिन्न मिल जाएगी, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक, फिर इसके तीसरे प्रश्न में हमसे बोला गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं तीसरे प्रश्न में कि माना सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है। ठीक है, अब पहली के कंडीशन जो हमें बोला है कि यदि 40 अंक मिलते उसको, कब मिलते 40 अंक, जब उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिले होते और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई होती। तो यहाँ हम प्रश्नानुसार सही पे उसको कितना मिल रहा है 3 अंक यानी कि 3x, और कटेगा कितना 1 यानी कि y माइनस हो जाएगा इससे, तो टोटल इसको कितना मिलेगा 40 ही हो जाएगा हमारा समीकरण 1। और दूसरे में हमसे बोला गया है कि 50 मिलते, यदि कब मिलते 50 कि 4 अंक उसको सही पे मिलते और कितने काटे जाते प्रत्येक गलत पे 2, तो इस हमें कितना मिलता 50। ठीक है, 50 तो ही हो जाएंगे हमारे समीकरण 1 और 2। ठीक, अब इसको आप हल करेंगे तो x और y के मान मिल जाएंगे आप। इसके बाद चौथा प्रश्न हमसे कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थानों A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक हमारा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ से एक कार जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। इन दोनों की दूरी कितनी है हमारी 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, एक कार यहाँ से जाएगी और एक कार यहाँ से। अब पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा में ये जा रही हैं, तो यहाँ से
जहाँ भी ये मिलेंगी इस कंडीशन में, इनको मिलने में कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे का समय इनको लग रहा है। तो देखिए यदि यहाँ पे देखा जाए, ये जाके मान लीजिए इस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कार ए की चाल जो है बी से अधिक है, तब ये यहाँ पे जाके मिलेंगी, क्योंकि यदि बी की चाल अधिक होती तो ये क्या होता कि ये नहीं मिल पाती है ना, ये पीछे रह जाती। इसका मतलब क्या है कि x, इसकी यदि हम x मान लें चाल और इसकी y मान लें, तो x बड़ा है किससे, y से। तो यहाँ पे जो होगा चाल, जब हम इनकी औसत चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, x माइनस y। एक चाल ये बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो इनकी औसत चाल यदि हम देखेंगे क्या मिलेगी हमें, x माइनस y। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा b से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। प्रश्न अनुसार पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक ही दिशा में जा रही है, तो यहाँ से हमारी चाल क्या हो जाएगी, यहाँ से चाल होगी क्या, x माइनस वाई। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल हमें क्या मिली, x माइनस वाई बराबर दूरी कितनी हमारी 100 किलोमीटर और समय क्या है 5 घंटे। तो x माइनस वाई बराबर कितना मिलेगा हमें 20। समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब ये विपरीत दिशा में जा रही हैं, यानी कि यदि a इस तरफ जा रही है तो b इस तरफ आ रही है, तो इस कंडीशन में ये दोनों कब मिल रही हैं, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो यहाँ यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली कार इस तरफ जाएगी, ये वाली कार इस तरफ आएगी, तो इन दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि x प्लस वाई बराबर दूरी हमारी वही रहेगी 100 किलोमीटर और घंटा 1 घंटा लग रहा है समय, तो ये बट्टा में 1, यानी कि x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 100। ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो हमें x और y के मान मिल जाएंगे। चलिए सिंपल सा है, इसको कर लेते हैं। तो हम यहाँ सीधा सीधा से इसको घटा देंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जोड़ भी सकते हैं, जोड़ोगे तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और घटाओगे तो x से x कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2 वाई बराबर 100 में से 20 जाएगा तो ये माइनस का 80 मिलेगा हमें। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 80/2, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे ये चाल हमें मिल जाएगी। और जब y का मान आप यहाँ पे रखोगे या यहाँ पे रखोगे, कहीं भी रख दोगे, तो यहाँ से हमें y कितना मिलेगा, हमें y का मान 40 है, x का मान मिलेगा हमें, x बराबर हमें कितना मिलेगा 100 माइनस 40, यानी कि कितना आ जाएगा ये 60। यानी कि जो यहाँ से ये कार जा रही थी हमारी बिंदु A से, इसकी चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये वाली कार की चाल कितनी है हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पांचवें प्रश्न में हमसे बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ ज्ञात करने से मतलब है कि हमें निकालना है क्या, लंबाई और चौड़ाई आयत की। तो ये पांचवा है, तो हम मान लेते हैं पहले कि माना आयत की लंबाई x मीटर में दी है, नहीं इकाई, सिर्फ इकाई बोला है, x इकाई तथा चौड़ाई जो है, चौड़ाई क्या है y इकाई है, ठीक। तब क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तब आयत का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि एक्स वाई। अब पहली कंडीशन पे यदि आप नज़र डालोगे प्रश्नानुसार, तो पहली कंडीशन इनकी क्या है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई यानी कि x में से यदि 5 घटा दिया जाए और चौड़ाई जो है इसकी 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई से क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल में जो कमी आएगी एक्स वाई, यहाँ पे कितनी कमी आ रही है, 9 की। ये भी क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल, और यही क्षेत्रफल यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक्स वाई नॉर्मल जो हमारा रहेगा। और यहाँ पे एक कंडीशन जो हमें दी गई थी कि लंबाई से 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हो रही है, 9 इकाई की। ठीक, अब इसको यदि हम हल कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ कोष्टक खोलोगे तो x का गुणा y में होगा तो एक्स वाई, 3 में होगा तो 3x ऋण 5y, और यहाँ गुणा होगा तो ऋण का 15 बराबर एक्स वाई ऋण 9। तो यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 3x ऋण 5y बराबर, ये 15 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, धन का 15, यानी कि 3x ऋण 5y बराबर हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये 6। ठीक, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन में हमसे क्या बोला गया है, दूसरी कंडीशन में हमसे बोला है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तथा दूसरी कंडीशन में लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है, 67 वृद्धि हो रही है। ठीक, बढ़ जाएगा 67। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस 2x धन 3y धन 6 बराबर एक्स वाई धन 67। एक्स वाई यहाँ से कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 2x धन 3y बराबर, ये 6 इस तरफ आके घटेगा तो कितना बचेगा, 61। ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमें x के मान निकाल लेंगे और वही हमारी क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल हमसे पूछा नहीं है तो यहाँ क्षेत्रफल निकालने का कोई मतलब नहीं है, बेमाय पूछी थी, तो एक्स वाई के जो आप मान निकालोगे इनको हल करके, वही क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई और y का मान क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को हल।